मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष रीतिकाल से संबंधित विषय पर परिचर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले मैं सुधी विद्यार्थियों से आग्रह करूँगा कि वे मुझे सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबा दें। आज मैं रीति काल के प्रमुख आचार्यों के संदर्भ में संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करूंगा। आइए विषय की ओर चलते हैं। आमतौर पर हिंदी साहित्य के इतिहास में यह प्रश्न पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रमुख आचार्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें। तो आइए हम इसी संदर्भ में आपसे चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सबको विदित है कि 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक के कालखंड को हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इस काल में रीति प्रधान रचनाओं की भरमार रही। कुछ रीति मुक्त रचनाएं भी लिखी गई, कुछ मुक्तक काव्यों की भी परंपरा रही थी। इस काल के आचार्य से तात्पर्य रीतिकाल के उन कवियों से लिया जाता है जिन्होंने लक्षण ग्रंथ रचे। इन लक्षण ग्रंथों में रस, अलंकार, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि काव्य सिद्धांतों को पद्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। संस्कृत के आचार्यों की ही यह परंपरा रही है। नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार सूत्र, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर, श्रृंगार तिलक आदि ग्रंथों में इसी परंपरा का परिपालन किया गया है। रीतिकालीन आचार्यों की प्रेरणा के स्रोत यही ग्रंथ माने जाते रहे हैं। संस्कृत साहित्य में इन्हें काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र आदि नामों से अभिहित किया जाता रहा है। इन आचार्यों की एक विशेषता रही कि जहाँ संस्कृत के आचार्य लक्षण तो अपने लिखते थे, पर उद्धरण वे अन्य प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं से दिया करते थे। इसके लक्षण भी काव्य में हैं और उद्धरण भी स्वरचित हैं। इस परंपरा का आरंभ के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि रीति काव्य की एक सुदीर्घ परंपरा विद्यमान है। डॉक्टर हीरालाल दीक्षित ने इस परंपरा का प्रथम कवि पुष्य को माना है, जिसने एक अलंकार ग्रंथ की रचना लगभग 700 विक्रम संवत के आसपास की थी, किंतु आज वह ग्रंथ अप्राप्य है। इस परंपरा के अंतर्गत ब्रज भाषा के क्षेत्र कवि और मुनि लाल का भी नाम लिया जाता है, किंतु इनके ग्रंथ भी अप्राप्य हैं। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार हिंदी की इस धारा का सर्वप्रथम प्राप्य ग्रंथ कृपाराम रचित हित तरंगिणी है, जिसमें लक्षण ग्रंथ के दर्शन होते हैं और नायिका भेद का वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिलता है। इसमें लक्षण उदाहरणों के द्वारा नायिकाओं के सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद को बड़ी सजीव एवं सशक्त भाषा में समझाया गया है। इनके ही समकालीन गोप कवि द्वारा स्वरचित राम भूषण और मोहनलाल कवि रचित
अलंकार चंद्रिका नामक ग्रंथों का उल्लेख भी है, किंतु ये भी अप्राप्य हैं। कविवर रहीम का नायिका भेद भी महत्वपूर्ण है। नंददास कृत रसमंजरी कवि कर्णेश द्वारा रचित कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण अलंकार ग्रंथ हैं। केशव के बड़े भाई बलभद्र मिश्र ने भी दूषण विचार नक्षिक नामक 2 रीति ग्रंथ लिखे। रीति ग्रंथों की परंपरा का विकास या प्रथम रीतिकालीन आचार्य किसे ठहराया जाए, इस पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन सब आचार्यों की फुटकर रचनाओं के बावजूद व्यवस्थित रूप से लक्षण ग्रंथों के निर्माण का कार्य आचार्य केशव से ही प्रारंभ हुआ। उन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया लिखकर यह कार्य किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्याम बिहारी मिश्र और आचार्य गुलाब राय का मत है कि केशव ही रीतिकालीन आचार्य परंपरा के प्रथम आचार्य हैं। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार रीतिकाल की मूल प्रवृत्ति लक्षण ग्रंथों को लिखने और लक्षणों के अनुकूल उदाहरण प्रस्तुत करने में थी। इस प्रवृत्ति का पूर्ण परिपाक केशव में मिलता है। वस्तुतः केशव को ही रीतिकाल का सर्वप्रथम प्रवर्तक मानना चाहिए। दूसरी ओर आचार्य शुक्ल की मान्यता है हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। इसके उपरांत तो लक्षण ग्रंथों की भरमार होने लगी। रीतिकाल की इस अखंड परंपरा के प्रमुख रत्न माने गए हैं भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, देव, श्रीपति, भिखारीदास, दुलह, बेनी प्रवीण, पद्माकर, ग्वाल, प्रताप शाही आदि। इनके ग्रंथों के भाव, रस, अलंकार एवं नायिका भेद के साथ अन्य काव्य लक्षणों का भी उल्लेख है। वर्ण्य विषय की दृष्टि से मोटे रूप में प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि मतीराम, कुलपति, देव, श्रीपति, पद्माकर, ग्वाल, प्रताप शाही की दृष्टि प्रमुख रूप से भाव, रस एवं नायिका भेद पर टिकी और बाकी सबने अलंकार आदि का छूट-फूट वर्णन किया, तो भूषण, जसवंत सिंह, भिखारीदास तथा दुल्हा ने अलंकार पर दृष्टि केंद्रित की। अति संक्षेप में इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। भूषण चिंतामणि और मतीराम के भाई वीर रस के प्रसिद्ध कवि भूषण थे। इनका शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ ही है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथ की दृष्टि से अलंकार निरूपण के विस्तार से यह उत्तम ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लक्षणों की भाषा भी स्पष्ट नहीं है और उदाहरण भी कई स्थलों पर ठीक नहीं है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। इंद्रजिमी जंभ पर, बाणवसुअंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन वारिवाह पर, शंभुरतीनाह पर, ज्यो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज हैं। तेज अस अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, त्योमलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। चिंतामणि, ये 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जयशंकर। ये नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश की रचना की। मतीराम ये भूषण के भाई माने जाते हैं और बूंदी के महाराज भावी सिंह के यहाँ पर्याप्त समय तक रहे थे। इनके ललित ललाम, छंदसार, रसराज, साहित्यशास्त्र,
लक्षण श्रृंगार काव्यशास्त्रीय आधार पर लिखे ग्रंथ हैं। बिहारी सतसई के आधार पर मतीराम सतसई भी इन्होंने लिखी है। एक उदाहरण उनके काव्य से प्रस्तुत है। कुंदन के रंग फीको लगे झलके ऐसी अंगनी चारु गुराई, आँखिन में अलसानी चितौनी में मंजू बिलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं मतीराम लहें मुस्कान मिठाई। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जसवंत सिंह के संदर्भ में। ये मारवाड़ के महाराजा थे। ये प्रधान आचार्यों में गिने जाते हैं। इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का एक प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। इसमें इन्होंने आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। आचार्य शुक्ल का मत है कि वे आचार्य की हैसियत से ही हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। भाषा भूषण के अतिरिक्त आरोप सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार आदि भी इन्होंने ग्रंथ रचे। भाषा भूषण का एक उदाहरण प्रस्तुत है। अलंकार अतियुक्ति यह वर्णत अतिशय रूप, जाचक तेरे दानते भरा कल्प तरु भूप। इसके बाद कुलपति मिश्र का भी स्थान रीतिकालीन आचार्यों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ये महाराजा जय सिंह के पुत्र महाराजा राम सिंह के दरबार में रहते थे। इनका रस रहस्य विख्यात लक्षण ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने द्रोण पर्व, युक्त तरंगिणी, नखसिक, संग्राम सार की रचना की है। इनका रस रहस्य मम्मट के काव्य प्रकाश पर आधारित है। इसके बाद प्रमुख रीतिकालीन आचार्यों में देव को भी महत्व दिया जाता रहा है। ये जमकर किसी आश्रयदाता राजा के दरबार में टिक नहीं सके। इनकी ग्रंथ रचना की संख्या शुक्ल जी ने 25 बताई है। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में विख्यात हैं। देव ने अमिधा के महत्व को स्वीकार किया। इन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ में लिखा, अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन। इसके पश्चात हम श्रीपति का भी आदर के साथ नाम लेते हैं। रीतिकालीन आचार्यों में ये कालपी के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इन्होंने भी 6 ग्रंथों की रचना की। इन्होंने काव्य के सभी अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है तथा उदाहरण में केशवदास के पद भी दिए हैं। इनका काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। इनके उपरांत भिखारी दास, दुल्लह, बेनी परवीन, पद्माकर, ग्वाल कवि, प्रताप शाही आदि कवियों का भी नाम रीतिकालीन आचार्यों के रूप में लिया जाता है। ऐसे ये लगभग भिखारी दास, दुल्लह, बेनी परवीन, पद्माकर, ग्वाल कवि, प्रताप शाही ये आचार्य भी थे और कवि भी थे। और इन्होंने रीति आचार्य के रूप में रीति काल में रीति शास्त्र लिखने की प्राचीन परंपरा को अपने कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवंत बनाए रखा। चाहे कुछ भी कहा जाए, केशव तो रीतिकाल के श्रेष्ठ आचार्य माने ही जाते हैं, पर इनके अतिरिक्त भी अनेक आचार्य हुए जिनके काव्य का महत्व और उनके द्वारा प्रस्तुत काव्यांग विवेचन भले ही उसे संस्कृत साहित्य का अनुकरण माना जाए, किंतु उसके महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। केशव हिंदी काव्य परंपरा को सुव्यवस्थित रूप देने वाले प्रथम आचार्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यद्यपि रीति काव्य की परंपरा केशव से पूर्व भी विद्यमान थी, किंतु हीरालाल दीक्षित के अनुसार उन ग्रंथों में क्षीण और उथले प्रयत्न थे और सने सने परिवर्तित होती हुई लोक रुचि की ओर संकेत मात्र थे। अतः केशव को ही यह श्रेय दिया जा सकता है। डॉक्टर विजयपाल सिंह का भी यही मत है। यूँ तो केशव के पूर्व भी हिंदी में
साहित्य शास्त्र के कई अंगों रस, नायिका, भेद, अलंकार पर अलग अलग कुछ न कुछ कार्य हुआ था, किंतु उसके सभी अंगों को लेकर सांगोपांग निरूपण हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आचार्य केशवदास के द्वारा ही हुआ। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि रीतिकालीन आचार्यों की श्रेष्ठ परंपरा में आचार्य केशव शीर्ष पर हैं।